नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ किस्मत का खेल नॉवल का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुना तो उसके लिंक आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं किस्मत का खेल नॉवल का पार्ट 2। विमल ने फोन बंद करके ओवरऑल की जेब में रख लिया और रूपचंद से बोला, आप जाइए। रूपचंद आगे बढ़ा। अभी वो 4 ही कदम आगे बढ़ा कि एकाएक चीख मारकर वापस लौट आया। क्या हुआ? विमल बोला। चूहा। रूपचंद बोला। ये मोटा मेरे ऊपर कूदने लगा था। विमल हंसा। प्रत्यक्ष वहां पहुंचते वक्त रूपचंद की चूहों की तरफ तवज्जो नहीं गई थी। आप मेरे पीछे पीछे आइए, वो बोला। मैं आपके लिए चूहे भगाता हूं। वो रूपचंद को मेन हॉल की सीढ़ी तक लेकर आया। उसने फोन पर वागले को रूपचंद के पहुंचने की खबर दी। 2 मिनट वागले शिविर में उसके पहलू में खड़ा था और रूपचंद वापस ट्रक में था। वे दोनों वापस सुरंग की दिशा में लौटे। जामवंत राव और जॉर्ज उन्हें रास्ते में मिले। दोनों हाथ ठेलों पर मलबे के 2-2 बोरे लादे थे। कंक्रीट उखड़ रही है? विमल ने पूछा। हाँ, जॉर्ज बोला। आसानी से तो नहीं उखड़ रही, लेकिन उखड़ रही है। गुड। तुमने अलार्म की तारें काट दी? हाँ, मुझे अलार्म की बड़ी दहशत हो रही है, जामवंत राव बोला। वो इसलिए क्योंकि तुम वॉल्ट की नौकरी कर चुके हो। जामवंत राव खामोश रहा। और ये हाथ ठेलो बोरे समेत यहीं छोड़ दो, विमल बोला। अब मलबा फेंकने जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आज के बाद हमने यहाँ नहीं आना। आज के बाद शिविर ब्लॉक होता है तो हमें क्या। ओह, चारों सुरंग में वापस लौटे। भीतर से ड्रिल चलने की आवाज आ रही थी। उकड़ू होकर मेंढक की तरफ फुदकते हुए चारों सुरंग के दूसरे सिरे पर पहुंचे, जहां मुबारक अली इलेक्ट्रिक ड्रिल चला रहा था और आनंद नीचे गिरते इन पत्थरों को बोरों में भर रहा था। और आधे घंटे बाद एकाएक मुबारक अली हर्षित स्वर में चिल्लाया, या अली! क्या हुआ? विमल ने पूछा। वॉल्ट के वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पोल की चादर दिखाई दे रही है। विमल ने कलाई घड़ी पर निगाह डाली। अभी 11 भी नहीं बजे थे। शैल में छेद करना मुश्किल से 15 मिनट का काम था। फिर बड़ी हद 10 मिनट हाइड्रोलिक लीवर लगाकर कैबिनेट सरकाने में लगने थे, और फिर वे सब के सब वॉल्ट के भीतर। धन करतार उसके मुंह से निकला। जामवंत राव। फिर वो बोला, अगर अलार्म ना कटा होगा तो इस इस्पात के खोल की हमारी दिखाई दे रही दीवार को छेड़ते ही क्या होगा? पुलिस चौकी पर अलार्म बज उठेगा, जामवंत राव सस्पेंस भरे स्वर में बोला। विमल ने वायरलेस रेडियो ऑन किया और रूपचंद जगनानी को सिग्नल दिया। वो लाइन पर आया तो विमल बोला, आप ट्रक छोड़कर बाजार के पुलिस चौकी वाले सिरे पर पहुंच जाइए। जब वहां पहुंच जाए तो सावधानी से खबर कीजिएगा। ठीक है, उत्तर मिला। बाप, मुबारक अली बोला। किस फिराक में हो? मैंने अलार्म की तारें काट दी हैं, लेकिन काटी गई तारें अलार्म की ही थी, ये जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं। चौकी पर अलार्म बजा तो हमें यहाँ सुनाई नहीं देगा। अलार्म कट चुका समझकर भीतर घुसेंगे और रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। जगनानी चौकी के करीब गया है। जो अलार्म हमें नहीं सुनाई देगा वो अगर वहाँ बजेगा तो उसे ज़रूर सुनाई देगा। इस लिहाज से हमें कम से कम भाग निकलने लायक वार्निंग तो वो दे सकेगा। अलार्म बजेगा? आनंद सशंक स्वर में बोला। नहीं बजेगा, जॉर्ज बोला। कैसे मालूम? बस मालूम है, इसे नशा हो गया है, विमल बोला। जॉर्ज खीखी करके हंसा। तभी फोन पर सिग्नल आया। विमल ने फोन सुना। मैं चौकी के एन सामने एक पेड़ के पीछे हूँ, रूपचंद की आवाज़ आई। गुड, अब वहीं रहिएगा, लाइन चालू रखिएगा। अगर चौकी में अलार्म बजे तो हमें फौरन खबर कीजिएगा। अलार्म बजेगा? फ़ोन पर सवाल का जवाब मत कीजिए, जो कहा गया है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब लेज़र बीम ऑन करो, विमल मुबारक अली से बोला, और सिर्फ 2 सेकंड के लिए खोल की चादर को छेड़ो। मुबारक अली ने ऐसा ही किया। उतने में ही सबकी हालत पतली हो गई। साथ ही उतने में ही एक जगह से लोहे की चादर आधा इंच गल गई। अलार्म बजा? सस्पेंस भरे स्वर में विमल टेलीफोन में बोला। नहीं, रूपचंद की आवाज़ आई। फतेह, विमल हर्षित स्वर में चिल्लाया। विमल के हर्षनाद से ही सब समझ गए कि अलार्म नहीं बजा था। अपन सिर्फ एक सेकंड के वास्ते बीम फिर चलाने का है, मुबारक अली बोला। उससे क्या होगा? विमल बोला। उससे अगर चादर में छेद हो जाएगा
तो कम से कम हमेरे को पता लग जाएगा कि हमने कितने मोटे खोल को भेदना है। ठीक है, सब लोग काफी पीछे हट जाना मांगता है। सब मुबारक अली से परे हट गए। उसने लेजर बीम ऑन की और उसे वहीं केंद्रित किया जहां से इस्पात गलकर बहा था। छेद हो गया, एकाएक मुबारक अली बोला। उसने बीम बंद कर दी। तभी वातावरण एयर रेड के सायरन जैसी तीखी आवाज से गूंज उठा। सबको जैसे सांप सूंघ गया। तो क्या हुआ? मुबारक अली के मुंह से निकला। भागो, विमल आतंकित स्वर में बोला। सब एक दूसरे से उलझते, गिरते पड़ते सुरंग से बाहर को लपके। उसी आपाधापी में वायरलेस टेलीफोन विमल के हाथ से छूट गया और पता नहीं कहां जाकर गिरा। वे सुरंग से बाहर निकले। जामवंत राव कहाँ है? एकाएक आनंद बोला। विमल ने टॉर्च का प्रकाश इधर उधर डाला। जामवंत राव उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। वो भीतर से नहीं निकला। वागले बोला, तुम लोग बाहर को भागो, मैं उसे देख कर आता हूँ। वागले के अलावा सब निकासी के रास्ते की तरफ लपके। विमल वापस सुरंग में दाखिल हुआ। वागले सुरंग के दहाने पर ठिठका खड़ा रहा। जामवंत राव विमल को सुरंग के सिरे पर घुटनों में सिर दबाए बैठा मिला। अपना गैस मास्क उसने उतार कर एक और डाल दिया हुआ था। जामवंत राव, विमल चिल्लाया। कोई उत्तर ना मिला। विमल ने जबरन उसका सिर ऊंचा उठाया तो पाया कि वो चुपचाप रो रहा था। आंसुओं से उसका सारा चेहरा भीगा हुआ था। ये कोई मातम मनाने का वक्त है? विमल तीखे स्वर में बोला। उठ के बाहर चल, नहीं तो पकड़ा जाएगा। बेवकूफ, जान है तो जहान है। जामवंत राव पर उसकी बातों का कोई असर ना हुआ। वो बदस्तूर रोता रहा। हेरोइन के नशे ने और सायरन बज उठने के सदमे ने उसे जड़ कर दिया हुआ था। सायरन की आवाज अब पहले से तेज हो गई मालूम होती थी। विमल को क्षण एक ही काम सूझा। उसने ताबड़तोड़ 3-4 झन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रशीद किए। जामवंत राव की जैसे तंद्रा टूटी। उसके आंसू बहने बंद हो गए। विमल ने उसे सुरंग से बाहर को धक्का दिया तो वो आगे बढ़ने लगा। दाता, गनीमत थी कि उस बड़ी ही नाजुक और पेचीदा स्थिति से उसे जल्दी निजात मिल गई थी। अपने आगे आगे जामवंत राव को धकेलता वो सुरंग से निकलकर शिविर में पहुंचा। वहां वागले ने जामवंत राव की एक बांह थाम ली और फिर वो और विमल जामवंत राव को अपने बीच लगभग दौड़ाते हुए शिविर में आगे बढ़े। वे मेन होल के दहाने पर पहुंचे तो खुले मेन होल में से आता सायरन का कर्णभेदी स्वर उनके कानों में पड़ा। मुबारक अली, जॉर्ज सेबेस्टियन और सतीश आनंद पहले ही ट्रक में सवार हो चुके थे। आनंद ट्रक में लेटा हुआ था और ट्रक के तले के छेद में सिर डालकर दबे स्वर में कह रहा था, जल्दी जल्दी जल्दी, पुलिस के कदम बाजार में पड़ चुके हैं, जल्दी। विमल और वागले ने पहले जामवंत राव को ट्रक में चढ़ाया। वो अभी आधा मेन होल में ही था कि आनंद ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे ट्रक में खींच लिया। फिर आगे पीछे वागले और विमल ट्रक में सवार हुए। जगनानी कहाँ है? विमल हांफता हुआ बोला। पता नहीं, मुबारक अली बोला। वो चौकी के सामने गया था, वो वापस नहीं आया। हम और इंतजार नहीं कर सकते। हम और यहाँ रुके, जॉर्ज बोला, तो फंस जाएंगे। मुमकिन है पुलिस बाजार के दोनों सिरे सील कर दे। लेकिन बुजुर्गवार, हमें, आनंद बोला, बुजुर्गवार का पता लगाना चाहिए। बूढ़ो, क्या पता उधर का उधर पैदल भाग भी गया हो। मुबारक अली बोला। बाप, एक आदमी की फिक्र में हम सब फंस जाएंगे। लेकिन छोकरे, मुबारक अली जॉर्ज पर झल्लाया, इधर क्यों बैठेला है लंगूर की माफिक? चक्के पर पहुंच, गाड़ी मैं चलाता हूँ। जॉर्ज को नशे में पेंडुलम की तरफ झूलता पाकर वागले बोला, तो चला, देख क्या रहा है, क्या वांदा है तेरे गाड़ी चलाने में। वागले कूद कर ट्रक में से उतरा और ड्राइविंग सीट पर पहुंचा। अगले ही क्षण ट्रक तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रहा था। हमें बुजुर्गवार को, आनंद विरोधपूर्ण स्वर में बोला, यूं छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ऐसा है तो पीछे रुक जा, मुबारक अली बोला। आनंद खामोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे से चिंता और असंतोष के भाव न गए। सायरन की आवाज से सारा बाजार गूंजने लगा तो एक बारगी रूपचंद जगनानी को भी यही लगा कि हवाई हमला हो गया था। कुछ क्षण वो स्तब्ध पेड़ के पीछे छुपा खड़ा रहा। फिर उसने अनुभव किया कि सायरन बजने की आवाज चौकी की इमारत से नहीं, बाजार में से आ रही थी। फिर उसे चौकी के कंपाउंड में सिपाहियों की हलचल दिखाई दी। वो क्या करे? उसने आतंकित भाव से सोचा, क्या भाग खड़ा हो? लेकिन उसे तो ट्रक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो भाग खड़ा होने का ख्याल मन से निकालकर वो पेड़ के पीछे से निकला और तेजी से बाजार में दाखिल हुआ। कुछ ही कदम उठाने पर उसे महसूस होने लगा कि सायरन की आवाज़ सुनारों की मार्केट से आ रही थी, यानी कि अलार्म नहीं कटा था। उसकी जानकारी गलत थी, खतरनाक साबित हुई थी। कैसे बच गया अलार्म? उससे इस बाबत सवाल किया जाएगा तो वो क्या जवाब देगा? बाजार सुनसान पड़ा था। वो अकेला आदमी वहाँ था जो बिजली के खंभों की ओट लेता हुआ ट्रक की तरफ भागा चला जा रहा था। सायरन की तीखी आवाज़ से सारे इलाके में जाग हो गई थी।
और दुकानों के ऊपर बने रिहायशी फ्लैटों की खिड़कियां पटापट खुलने लगी थी। बस थोड़ा फासला और। हांफता कांपता वो ट्रक की ओर दौड़ता और अपने आप को तसल्ली देता रहा। थोड़ा फासला और। रुक जाओ, एकाएक कोई चिल्लाया। आवाज़ रूपचंद की चेतना से यूं टकराई जैसे गोली लगी हो। उसके हाथ में थमा वायरलेस टेलीफोन उसकी उंगलियों से निकलकर फुटपाथ पर गिरा और फिर उसके अपने ही पाँव की ठोकर से वो एक और उछल गया। पुलिस की एक जीप उसकी बगल से गुजरी और उसके सामने आकर रुकी। उसमें से कई पुलिसिये नीचे कूदे और फिर कई हाथों ने रूपचंद को दबोच लिया। एक टॉर्च की तीखी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? उस पर सवालों की बौछार होने लगी। यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ से आए हो? कहाँ जा रहे हो? आधी रात के वक्त घर से बाहर क्यों घूम रहे हो? कहाँ रहते हो? क्या काम करते हो? नाम क्या है तुम्हारा? बोलो बोलो। हक बकाए रूपचंद के मुंह से बोलना फूटा। इसे गिरफ्तार कर लो, किसी ने आदेश दिया, बाद में देखेंगे इसे। पलक झपकते ही रूपचंद जगनानी के हाथों में हथकड़ियाँ थी। फिर उसे जीप में धकेल दिया गया। अलार्म कैसे बजा? जामवंतराव एक ही बात बार बार यूं दोहरा रहा था जैसे नींद में बड़बड़ा रहा हो। अलार्म कैसे बजा? अलार्म कैसे बजा? वैन, विमल बोला। वैन तो पीछे ही रह गई। अब भाड़ में गई वैन, मुबारक अली भुनभुनाया। पहले किसी को ख्याल नहीं आया कि वैन भी लाने का था। उसकी चाबी मेरे पास थी, जॉर्ज बोला, लेकिन इग्निशन में ही रह गई। अच्छा हुआ वैन चाबी समेत पीछे रह गई, आनंद बोला। शायद वो पीछे रह गए बुजुर्ग के काम आ जाए। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? विमल मुबारक अली से बोला। मुबारक अली ने अपने हाथ की तरफ देखा। लेजर बीम वो अभी भी हाथ में थामे हुए था। तौबा, लेजर बीम को ट्रक के फर्श पर फेंकता हुआ वितृष्णापूर्ण भाव से बोला। तौबा, ये नामुराद बोझा मैं अभी तक उठाए हुए हूँ और मेरे को खबर ही नहीं। अलार्म कैसे बजा? जामवंतराव बोला। अबे अब छोड़िए रट, मुबारक अली कहर भरे स्वर में बोला। साला कैसे भी बजा बजा। साले शुक्र मना कि वक्त रहते हम उस, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, चूहेदान से बाहर निकल आए। वहाँ जनरेटर होगा, आनंद बोला। उससे क्या होता है? विमल बोला। जनरेटर का काम तो बिजली की जगह काम करना होता है। जिन लाइनों में सरकारी पावर हाउस की बिजली दौड़ रही होती है, पावर कट जाने पर उन्हीं लाइनों में जनरेटर द्वारा पैदा की बिजली दौड़ने लगती है। अब अलार्म बेल को जाती लाइन काट दी गई थी तो अलार्म नहीं बजना चाहिए था, बावजूद जनरेटर के नहीं बजना चाहिए था। शायद जनरेटर और पावर की अलग वायरिंग रही हो, लेकिन बिजली का कनेक्शन तो नहीं काटा था हमने। जनरेटर तो बिजली ना होने पर बिजली की जगह काम करता है। अरे अब छोड़ो ये बहस, मुबारक अली फिर झल्लाया। अपन बोलता है घंटी कैसे भी बजी बजी, अब इस बात पर तबसरा करने से क्या हासिल होएगा? काम तो बिगड़ गया। अलार्म कैसे बजा? जामवंतराव के मुंह से फिर निकला। अबे चुप कर साले, वरना टेंटुआ दबा दूंगा। ये हीरोइन की तरंग है, आनंद बोला। मैं साले की सब तरंग तरंग निकाल दूंगा। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, लगता है अपन भी साला तरंग में है। जो ये वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ये तामझाम अभी भी पहने लाए। मुबारक अली तब भी घुटनों तक के गमबूट और वाटरप्रूफ ओवरऑल पहने था और गले में गैस मास्क लटकाए था, जबकि बाकी सब लोग उन चीज़ों से शिविर में ही किनारा कर चुके थे। उसने एक एक चीज़ अपने जिस्म से उधेड़ कर ट्रक से बाहर फेंकनी शुरू कर दी। मेरी जैकेट, एकाएक जॉर्ज सेबेस्टियन दोनों हाथों से अपनी छाती टटोलता हुआ बोला। तब हर किसी ने नोट किया कि जो जैकेट सदा जॉर्ज के जिस्म पर होती थी उसे वो उस वक्त नहीं पहने हुए था। क्या हुआ तेरी जैकेट को? मुबारक अली बुनबुनाया। कहाँ गई? कहीं पीछे तो नहीं छोड़ आया? विमल बोला। छोड़ आया तो क्या हुआ? आनंद बोला। जहाँ पीछे इतना कीमती सामान रह गया वहाँ एक डेनिम की मामूली जैकेट रह गई तो क्या आफत आ गई? आफत आ सकती है, विमल बोला। उस पर दर्जी का कोई बिल्ला हो सकता है, उस पर धोबी का कोई मार्का हो सकता है, जिसकी मदद से पुलिस इस तक पहुंच सकती है और फिर इसकी मदद से हम सब तक। क्यों बे छोकरे? मुबारक अली बोला। था कोई ऐसा बिल्ला मार्का तेरी जैकेट पर? वो तो नहीं था, जॉर्ज सेबेस्टियन कठिन स्वर में बोला। लेकिन क्या लेकिन? साले जल्दी बोल, क्या था उसमें? मेरा वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, दिल बैठा जा रहा है। उसकी एक जेब में, जॉर्ज इतने दबे स्वर में बोला कि हर कोई बड़ी मुश्किल से उसकी आवाज़ सुन पाया। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था और टैक्सी ड्राइवर का टोकन था। क्या बकता है? मुबारक अली दहाड़ा। राशन कार्ड और छोड़ आना था जेब में, विमल बोला। मैं क्या करता? जॉर्ज बोला। मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने जैकेट उतार दी। रोज़ उतारता था, लेकिन आज अलार्म की हड़बड़ी में पहनना भूल गया। साला हरामज़ादा, मुबारक अली बोला। लापरवाह अहमक, अगर वो जैकेट पुलिस के हाथ में पड़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा।
देखो तो साले को, अपनी फिक्र पड़ी है इसे। अब एक कमीने, जब तू पकड़ा जाएगा तो फिर हम सब नहीं पकड़े जाएंगे? ये आनंद गमगीन स्वर में बोला। हम सबको जेल की चक्की पिसवाएगा। अब मैं क्या करूं? करना क्या है? मुबारक अली बोला। ट्रक के नीचे उतर, वापस जोहरी बाजार जा और सेवर में से अपने जैकेट निकाल कर ला। जा, शाबाश, दौड़ के जा। दौड़ेगा तो थोड़ा नशा भी उतर जाएगा। वहां तो पुलिस होगी, मैं तो फौरन पकड़ा जाऊंगा। तो जाकर कहीं छुप जा। ताजमहल कैसा रहेगा? वहां तो पुलिस किसी मवाली को ढूंढने नहीं आएगी। या शायद ओबराय ठीक रहेगा तेरे लिए। पुलिस को शिविर का फौरन ख्याल नहीं आएगा। विमल धीरे से बोला। जो छेद वॉल्ट के सेल में हमने किया था वो लॉकरों की कैबिनेट के पीछे छुपा हुआ होगा। उसकी खबर हो सकता है पुलिस को कई घंटों तक ना लगे। लेकिन जॉर्ज बोला, पुलिस तो वहां बहुत पहुंची हुई होगी। साथ ही बतौर तमाशाए वहां इलाके के भी काफ़ी लोग जमा होंगे और पुलिस वॉल्ट वाली इमारत के सामने जमघट लगाए होगी। मेन होल नंबर 36 वहां से बहुत दूर है। वहां पुलिस नहीं होगी। वहां पुलिस तब तक नहीं होगी जब तक कि सिविल सिस्टम की तरफ उनकी तवज्जो नहीं जाएगी, और इसमें वक्त लगेगा। मैं पकड़ा जाऊंगा, जॉर्ज ने फरियाद की। अबे साले हलकट, मुबारक अली फिर बेफरा। तू नहीं जाएगा तो हम सब पकड़े जाएंगे। मैं जुबान नहीं खोलूंगा। पुलिस का डंडा परेड होगा तो तेरा बाप भी खोलेगा। लेकिन मैं। चुप रह। मुबारक अली ने ट्रक की सामने की पैनल ठकठकाई। वागले, ट्रक वापस लेकर चल। वागले ने ट्रक तभी वापस मोड़ा जब विमल ने भी इस काम के लिए हामी भरी। अत्यंत सस्पेंस भरे माहौल में ट्रक वापस लौटा। वागले ने ट्रक जोहरी बाजार से परे रोक दिया। बाजार के दहाने पर पुलिस नहीं थी। पुलिस तो नहीं दिखाई दे रही। आनंद बोला। फिर भी क्या वापस बाजार में घुसना मुनासिब होगा? ड्राइविंग सीट से वागले ने बोला। नहीं मुनासिब होगा। मुबारक अली बोला। ये अकेला जाएगा आगे। लेकिन बाप, जॉर्ज ने आंत्रनाद किया, मैं सरेआम बाजार में मेन होल का ढक्कन उठाकर भीतर कैसे घुसूंगा? मेरे ऊपर ट्रक की ओट होनी चाहिए। ट्रक भीतर नहीं ले जाने का है। उसमें सबके लिए, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, खतरा है। अगर तुम लोग मुझे छोड़कर भाग गए तो? नहीं भागेंगे। अगर, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। जॉर्ज ने अपने उस्ताद के उस फैसले से बड़ी राहत महसूस की। विमल को हैरानी हुई। फिर क्या वांदा है बाप? जॉर्ज बोला और ट्रक से नीचे उतरा। उसके पीछे मुबारक अली नीचे उतरा। तू आगे चल। मुबारक अली बोला। मैं तेरे को, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कवर? जॉर्ज बोला। हाँ वही करके रखूंगा। कवर कवर। अबे हिल साले, ये मस्खरी मारने का वक्त नहीं है। जॉर्ज बाजार में दाखिल हुआ। कुछ क्षण बाद उससे 10 कदम पीछे चलता हुआ मुबारक अली भी बाजार में दाखिल हुआ। बाजार का उस ओर का सिरा सुनसान पड़ा था। लगता था जो कोई लोग भी घरों से निकलकर सड़क पर आए थे वे जाकर वॉल्ट वाली इमारत के सामने जमा हो गए थे। कुछ सोचकर विमल भी ट्रक से नीचे कूदा और बाजार की तरफ बढ़ा। वागले ने उसके साथ आने का उपक्रम किया तो विमल ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वो बाजार में दाखिल हुआ। जॉर्ज, एकाएक मुबारक अली उच्च स्वर में बोला। जॉर्ज तुरंत ठिठका, घूमा। मुबारक अली ने उसे शूट कर दिया। विमल का यह ख्याल सरासर गलत निकला कि पुलिस को घंटों पता नहीं लगने वाला था कि डकैतों ने किधर से वॉल्ट में घुसने की कोशिश की थी। वो पता हकीकतन पुलिस को बहुत जल्द लग गया। पुलिस के आगमन के बाद वॉल्ट को चेकअप के लिए खुलवाया गया तो वॉल्ट के सारे चैम्बर में गंदगी की बदबू सी बसी पाई गई। उतना ही पुलिस को सुझाने के लिए काफ़ी था कि वो सिविर की बदबू थी जो किसी रास्ते से वॉल्ट तक पहुंच रही थी। मामूली चेकअप पर वो रास्ता भी सामने आ गया। वॉल्ट के शेल में एक जगह छेद दिखाई दे रहा था। वो छेद इत्तेफाक से किसी लॉकर कैबिनेट के पीछे नहीं, लॉकरों का रिकॉर्ड रखने के लिए प्रयुक्त होने वाली एक फाइलिंग कैबिनेट के पीछे था, जो कि एक ही गार्ड ने बड़ी सहूलियत से सरका ली। उस छेद से ही पुलिस की समझ में सारी कहानी आ गई। फिर कई पुलिसियों को शिविर में दाखिल होने का हुक्म मिला। ट्रक फिर आंटी के आवाज की ओर दौड़ा चला जा रहा था। जॉर्ज कहाँ गया? आनंद ने सवाल किया। इसने, विमल ने मुबारक अली की तरफ इशारा किया, उसे शूट कर दिया। आनंद के चेहरे पर तुरंत आतंक के भाव आए। जामवंत राव की उनकी तरफ तवज्जो नहीं थी। वो ऊँग रहा था और अभी भी रह रहकर एक ही बात बुदबुदा रहा था, अलार्म कैसे बजा? इसी में हम सबकी भलाई थी। मुबारक अली सख्ती से बोला। खुद उसकी भी। वो हमारा साथी था। आनंद बोला। साथी वो होता है जो साथ दे। वो साथ देने के काबिल नहीं था, इसलिए उसका साथी बना रहना गलत था। वो हम सबको गिरफ्तार करवा सकता था। यूं तो रूपचंद जगनानी भी हम सबको गिरफ्तार करवा सकता है। अभी हमेरे को नहीं मालूम कि वो पकड़ा गया है। हो सकता है वो आज़ाद हो और वहाँ से खिसकने में कामयाब भी हो चुका हो।
अगर वो पकड़ा गया हुआ तो हमारी बदकिस्मती, वो हमारे काबू से बाहर है। जॉर्ज हमारे काबू से बाहर नहीं था। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, जॉर्ज की मौत का मेरे को अफसोस है। मैं फिर बोलता हूँ, इसी में हम सबकी, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, भलाई थी। तुम्हें खुश होना चाहिए, अपन की तारीफ करनी चाहिए कि अपन ने ऐसा कदम उठाने की हिम्मत की। ये यार मारी है, विमल बोला। क्या? मुबारक अली आंखें निकाल कर बोला। वो तुम्हें उस्ताद कहता था। अपने शागिर्द के साथ तुमने ये सलूक किया, जिसकी बाह थामी खुद ही उसे जहन्नुम रसीद कर दिया। हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने कहा है कि बाह जिनादी पकड़िए, सिर दीजिए, बाह ना छोड़िए। सब बकवास है। मुबारक अली भड़का। तुम्हारे पास पिस्तौल कहाँ से आई? कहाँ से आई क्या मतलब? पिस्तौल तो हमेशा अपन पास रखता है। अगर, आनंद यूं बोला जैसे स्वतः भाषण कर रहा हो, जगनानी पकड़ा गया हुआ तो क्या? मुबारक अली बोला, वो मेरे घर का पता जानता है। आज रात घर मत जा, कल मालूम हो ही जाएगा कि वो पकड़ा गया है या नहीं। वो पकड़ा भी गया होगा, विमल बोला, तो पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। पुलिस हरगिज भी ये साबित नहीं कर सकती कि डकैती में उसका भी कोई हाथ था। इतनी अकल उसे भी होगी। फिर भी, आनंद बोला, मैं घर नहीं जाऊंगा। तो न जाना, एक रात तो तुम्हें आंटी भी अपने पास रख लेगी। तभी वागले ने ट्रक को आंटी के स्क्रैप यार्ड के फाटक पर ले जाकर रोका। वहां पहुंचकर विमल को मालूम हुआ कि उनकी उस रात की नाकामियां और दुश्वारियों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। खांडेकर ने बताया कि सोलंकी भाग गया था। जनाब, रूपचंद जगनानी ने फरियाद की, मैं आपको 100वीं बार बता रहा हूं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सड़क पर निकल आया था। मैं बूढ़ा आदमी हूं, मुझे अक्सर नींद नहीं आती। मैं अपने घर लौट रहा था, जबकि आपके आदमियों ने मुझे धर दबोचा था। उसको गिरफ्तार करते ही पुलिस वाले आनन फानन उसे हेडक्वार्टर ले आए थे और अब एक इंस्पेक्टर, जो कि निश्चयी सोते से जगाया गया था, उससे पूछताछ कर रहा था। जब रहते महालक्ष्मी पुल के पास हो, इंस्पेक्टर फाल्के सख्ती से बोला, तो जोहरी बाजार में कैसे पहुंच गए? यही रास्ता क्यों अख्तियार किया तुमने शहर करने का? जनाब, मैंने किधर तो चलना ही था, मैं उधर चल दिया। जोहरी बाजार में कोई कर्फ्यू तो नहीं लगा हुआ था, जो कि मैंने, ज़्यादा जुबान दराजी मत करो। मैं जुबान दराजी कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, और ज़्यादा होशियारी दिखाने की भी कोशिश मत करो। रूपचंद चुप रहा। काम क्या करते हो? कमेटी के दफ्तर में ड्राफ्टमैन हूँ। तुम्हारे घर में कोई इस बात की तस्दीक कर सकता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तुम सड़क पर निकल आए थे? रूपचंद ने इंकार में सिर हिलाया। क्यों? मैं अकेला रहता हूँ। अकेले रहते हो? परिवार नहीं है? एक लड़का है, उसकी फैमिली है, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रहता। क्यों? रूपचंद ने उत्तर ना दिया। लड़का क्या करता है? वो सोचने लगा कि वो उसे बताए या ना बताए कि वो भी उसी की तरह पुलिस इंस्पेक्टर था। अभी वो इस विषय पर विचार ही कर रहा था कि एकाएक हवलदार बोला, एसीपी साहब आ गए। एसीपी मनोहर देवड़ा ने भीतर कदम रखा। सब उठकर खड़े हो गए। एसीपी के रोब में रूपचंद भी उठकर खड़ा हो गया। एसीपी देवड़ा आकर इंस्पेक्टर फाल्के द्वारा खाली की गई सीट पर बैठ गया। सर, फाल्के ने रूपचंद की तरफ संकेत किया। ये है वो आदमी जो जोहरी बाजार में वॉल्ट वाली इमारत के करीब से हिरासत में लिया गया था। देवड़ा ने रूपचंद पर निगाह डाली। तुरंत उसके चेहरे के भाव तब्दील हुए। बैठिए, वो नरमी से बोला। रूपचंद वापस बैठ गया। जोहरी बाजार के वॉल्ट पर डकैती डालने की कोशिश हुई है और सायरन बजते वक्त सिर्फ आप ही एक शख्स थे जो वॉल्ट के करीब बाजार में मौजूद थे। मैंने वजह बताई है अपनी वहां मौजूदगी की, रूपचंद ने दबे स्वर में बोला। देवड़ा ने इंस्पेक्टर फाल्के की तरफ देखा। फाल्के ने वजह बताई और उन हालात में एसीपी को अवगत कराया जिनमें वो मछली पुलिस की जाल में फंसी थी। मैं सायरन की आवाज़ से बौखला गया था। रूपचंद बोला, मुझे लगा था कि वहाँ ज़रूर कोई गड़बड़ हो गई थी। जनाब, गड़बड़ वाली जगह से जल्दी कूच कर जाना, वो भी रात के वक्त, हर कोई चाहता है। यानी कि आपको मालूम था कि वहाँ कोई गड़बड़ हुई थी? मुझे ऐसा अंदेशा हुआ था। गड़बड़ तो वहाँ भारी हुई है। वहाँ वॉल्ट पर डकैती डालने की कोशिश की गई है। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बताया है। ये मुझे उस डकैती में शामिल समझ रहे हैं। साहब, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। कमेटी के दफ्तर में ड्राफ्टमैन की नौकरी करता हूँ। मेरा डकैत लोगों से क्या वास्ता? पहले आपको नहीं मालूम था कि वहाँ क्या हुआ था? जी नहीं। ये तो आपको मालूम होगा कि वहाँ एक सुनारों का मार्केट है और उसमें एक प्राइवेट वॉल्ट है? जी नहीं। नहीं जनाब, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरी औकात नहीं कि मैं सुनारों की मार्केटों की खबर रखूँ, प्राइवेट वॉल्टों की खबर रखूँ। ओके, यू कैन गो।
आदेश इतना अप्रत्याशित था कि रूपचंद को लगा कि उससे सुनने में गलती हुई थी। जी, वो हड़बड़ाया सा बोला। मैंने कहा आप जा सकते हैं। ओह, रूपचंद चाबी लगे खिलौने की तरह उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। शुक्रिया शुक्रिया सर, इंस्पेक्टर फाल्के व्यग्र भाव से बोला। ये देवड़ा बोला, हमारे इंस्पेक्टर अशोक जगनानी के पिता है। रूपचंद चौंका। आप मुझे जानते हैं? वो बोला। हाँ, देवड़ा बोला। एक बार मैं अशोक के घर गया था तो आप वहाँ मौजूद थे। मेरा आपसे परिचय भी करवाया गया था, लेकिन लगता है आप भूल गए हैं। हाँ, मुझे अफसोस है कि अफसोस छोड़िए और सीधे घर जाइए और यूँ रात बिरात सुनसान सड़कों पर ना फिरा कीजिए। नींद ना आए तो अपने इलाके में ही टहल लिया कीजिए। जी हाँ, आपने इन लोगों को ये नहीं बताया था कि आपका लड़का महकमे में पुलिस इंस्पेक्टर है? जी नहीं। क्यों? यूं ही। दरअसल मुझे अपने लड़के की नेकनामी का बड़ा ख्याल है, बड़ा उम्दा ख्याल है। लेकिन जब आपने कुछ किया ही नहीं था तो लड़के की नेकनामी को क्या होने जा रहा था? दरअसल मैं नहीं चाहता था कि अपनी किसी ज़ाती दुश्वारी से निजात पाने के लिए मैं अपने लड़के का नाम और ओहदे का इस्तेमाल करूं। कमाल है, अगर ये लोग आपको जेल में डाल देते तो तब तो मैं जरूर अशोक का हवाला देता, पहले नहीं। रूपचंद खामोश रहा। एसीपी को दोबारा बोलता ना पाकर वो घूमा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। आप जॉर्ज सेबेस्टियन को जानते हैं? रूपचंद के सारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे यूं लगा जैसे किसी ने पीछे से उस पर आक्रमण किया हो। फिर बड़ी मुश्किल से वो वापस घूमा। आप जॉर्ज सेबेस्टियन को जानते हैं? इंस्पेक्टर फाल्के ने अपना सवाल दोहराया। वो कौन है? रूपचंद कठिन स्वर में बोला। आप बताइए, मैंने तो ये नाम आज से पहले कभी नहीं सुना। जरा ये सूरत देखिए, शायद इसे किसी और नाम से जानते हो। रूपचंद ने देखा, फाल्के उसके सामने एक ड्राइविंग लाइसेंस कर रहा था। रूपचंद ने उसके करीब जाकर ड्राइविंग लाइसेंस पर लगी जॉर्ज सेबेस्टियन की तस्वीर पर निगाह डाली। फिर उसने इनकार में सिर हिलाया। आप न इस सूरत से वाकिफ हैं? इंस्पेक्टर फाल्के उसे घूरता हुआ बोला। और ना इस नाम से? जी हाँ, इस जैकेट को भी आप नहीं पहचानते? फाल्के ने उसके सामने कॉलर पकड़कर एक जैकेट लहराई। जी नहीं। इतनी जल्दी जवाब न दीजिए, पहले इसे अच्छी तरह से देख तो लीजिए। मैंने देख ली है, मैं इसे नहीं पहचानता। पक्की बात? जी हाँ। आपने ये नहीं पूछा कि ये जैकेट आपको क्यों दिखाई जा रही है? रूपचंद ने जोर से थूक निकली। ये जैकेट आपको इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि ये जैकेट जॉर्ज सेबेस्टियन नाम के एक आदमी की है, और जॉर्ज सेबेस्टियन उन डकैतों में से एक था जिन्होंने वॉल्ट लूटने की कोशिश की थी। मेरा डकैतों से क्या मतलब? रूपचंद बड़ी कठिनाई से कह पाया। होना भी नहीं चाहिए, खास तौर से तब जबकि आप एक पुलिस अधिकारी के पिता हैं। रूपचंद खामोश रहा। आप घर खुद पहुंच जाएंगे? एसीपी देवड़ा बोला। या मैं आपको भिजवाने का कोई इंतजाम करूं? जी नहीं, मैं चला जाऊंगा, नमस्ते। फिर पीछे से फिर आवाज लगने की आशंका से त्रस्त मन भर के कदम रखता हुआ रूपचंद जगनानी वहां से विदा हुआ। कैसे भाग गया? विमल कलप कर बोला। वो मुझे धोखा दे गया। खांडेकर तनिक सहमे स्वर में बोला। कैसे धोखा दे गया? जो कहना है जल्दी जल्दी कहो, एक ही बार में कहो। मैं उसके लिए खाना लेकर गया था, जैसा मैं पहले करता था। मैंने तहखाने का दहाना खोला और खाने की थाली दूसरी सीढ़ी पर रख दी। फिर मैं रिवॉल्वर सामने ताने उसके थाली तक पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगा। वो थाली से 2 सीढ़ी परे था कि एकाएक उसका पांव फिसला। वो सीढ़ियों पर उल्टा और लुढ़कनियाँ खाता हुआ नीचे जाकर गिरा। गिरने के बाद जब उसके शरीर में कोई हरकत ना हुई तो मैंने समझा कि ज़रूर वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। वो मुझे सिर के बल गिरता दिखाई दिया था। मैंने तो यहाँ तक सोचा कि कहीं वो मर ही ना गया हो। मैं लपकता हुआ उसके पास पहुँचा। वो तहखाने के फर्श पर निश्चेष्ट पड़ा था। उसका मुआयना करने के लिए मैं उसके चेहरे पर झुका तो उसने मुझे दबोच लिया। उसने मेरी रिवॉल्वर भी छीन ली। तब मुझे सूझा कि उसने सीढ़ियों से लुढ़कने का महज ड्रामा किया था। फिर वो अपनी जगह मुझे तहखाने में बंद करके भाग गया। शाबाश, विमल व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। मुझे तो माँ ने आकर वहां से निकाला। शाबाश। अलार्म कैसे बजा? जामवंतराव बोला। अबे चुप कर साले, मुबारक अली कहर भरे स्वर में बोला। दोबारा यही बात फिर तेरी जुबान से निकली तो जुबान खींच लूंगा, समझ गया? जामवंतराव खामोश रहा। अपनी वो सफ़ेद नस्वार फिर से ले ले और सो जा। कल को अखबार से ही मालूम होगा कि अलार्म कैसे बजा। मुबारक अली ठीक कह रहा था। सोलंकी को कतई उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी सहूलियत से रिहा हो जाएगा। वो छोकरा जो उसके लिए खाना लाया था कुछ ज़्यादा ही आसानी से उसके चक्कर में आ गया था। उसकी जगह सोहल होता तो उसने यूँ दौड़कर उसकी नब्ज देखने आने की मूर्खता कभी नहीं की होती। अब उसने सबसे पहले अपनी स्टेशन वैगन तलाश करनी थी।
स्टेशन वैगन की चाबियां सोहल ने पहले ही दिन उसे सौंप दी थी। उसका पर्स उसकी जेब में तब भी सही सलामत मौजूद था। इस बात की तस्दीक कर चुकने के बाद कि स्टेशन वैगन वहीं कहीं खड़ी थी, वो एक टैक्सी में सवार हुआ था और चैम्बूर पहुंचा था। उसे इतना ध्यान था कि जहां उसकी स्टेशन वैगन फुटपाथ पर चढ़ा कर रखी गई थी वहां से करीब ही कहीं रेलवे साइन थी और बाद में वहां से रवाना होकर चैम्बूर में तुकाराम के घर पहुंचने में उन्हें 5 मिनट के करीब का वक्त लगा था। चैम्बूर पहुंचकर उसने उधर से उल्टा सफ़र करके अपना उस रोज वाला रूट ट्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी। कितना वक्त बर्बाद करने के बाद और बेशुमार सड़कों के धक्के खा चुकने के बाद उसे एक फुटपाथ पर चढ़ी खड़ी अपनी स्टेशन वैगन दिखाई दी। उसने चैन की सांस ली। उसे डर था कि कहीं गाड़ी चोरी ना हो गई हो या उसे पुलिस टो करके ना ले गई हो। टैक्सी का कोई 150 रुपया भाड़ा भर के वो टैक्सी से उतरा। टैक्सी के वहां से विदा हो जाने तक वो वहीं ठिठका खड़ा रहा और फिर लंबे लंबे डग भरता हुआ स्टेशन वैगन के करीब पहुंचा। उसने उसका ताला खोला। ये देखकर उसे बड़ी राहत महसूस हुई कि उसका सूटकेस भी भीतर सुरक्षित मौजूद था। वो ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। उसने इंजन स्टार्ट किया। इंजन तुरंत स्टार्ट हुआ। उसने कार को फुटपाथ से उतारा और वापस घुमाया। अब उसने सस्पेक्ट नंबर 2 के पीछे पड़ना था। सस्पेक्ट नंबर 2 उन दिनों अहमदाबाद में रहता था और चंदानी के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, ये था किस्मत का खेल नॉवल का पार्ट 2। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।